वीडियो के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वह है पोषक पदार्थों का अवशोषण। आहार नाल में हम देख सकते हैं कि आहार नाल में विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, इस भोज्य पदार्थ का जब पाचन की क्रिया होती है विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के माध्यम से, तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप हमारे पास 4 प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। इसमें से सबसे पहले आता है ग्लूकोज, सेकंड आता है इसके अंदर एमिनो अम्ल, एक आता है इसके अंदर वसीय अम्ल और एक आता है ग्लिसरॉल। ये 4 प्रकार की पाचन के बाद 4 प्रकार के पोषक पदार्थों का निर्माण आहार नाल के अंदर होता है। हम ये जानते हैं कि पोषक पदार्थ भोजन का जो पाचन की क्रिया है और पचित पोषक पदार्थों का जो अवशोषण है वो छोटी आंत के इलियम भाग में सबसे ज़्यादा होता है। किसके अंदर? इलियम भाग के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो गुहा होती है, गुहा के अंदर जो दीवार है उस दीवार में सूक्ष्मांकुर, रसांकुर, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। रसांकुर, सूक्ष्मांकुर, ये सब मिलकर के गुहा की भित्ति अवशोषण सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो ये सब मिलकर के कहलाते हैं ब्रुश बॉर्डर, जो कि अवशोषण, इलियम की अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। इसमें से ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण ये सीधे ही रक्त में होता है। कहाँ पर होगा? रक्त में। जबकि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण है सीधे ही रक्त में न होकर के लसिका कोशिका के अंदर होता है। लसिका कोशिका के द्वारा होकर फिर ये रक्त में जाता है, जिसे बोलते हैं लैक्टियल सेल। ठीक है, तो हमने देखा पोषक पदार्थों में से ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का अवशोषण सीधे ही रक्त में होगा, यानी कि रसांकुरों द्वारा सीधे ही रक्त में पहुंचा दिया जाता है, वो कहलाता है अवशोषण। इसके अलावा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण है वो सीधे ही रक्त में न होकर के लसिका कोशिका के माध्यम से होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का जो अवशोषण है ये सक्रिय विधि के द्वारा होगा। इस सक्रिय विधि के लिए जो ऊर्जा उपलब्ध होगी वो होगी एटीपी से। एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सक्रिय विधि। इस सक्रिय विधि के अंदर रसांकुरों पे उपस्थित Na+ आयन ये माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ग्लूकोज और एमिनो अम्लों के अवशोषण में Na+ की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। अतः Na+ एटीपी से ऊर्जा लेकर इन्हें रक्त में पहुंचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सक्रिय सोडियम सह अभिगमन विधि। क्या बोलते हैं इसको? सक्रिय सोडियम सह अभिगमन विधि। अर्थात इस ग्लूकोज और अमीनो अम्लों के अभिगमन में सोडियम मुख्य भूमिका निभाता है, या ये दोनों सोडियम के साथ अवशोषित होकर के रक्त में पहुंचते हैं। ठीक है, इसलिए और एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए सक्रिय सोडियम सह अभिगमन विधि के नाम से इसको जानते हैं। जबकि वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है, इन दोनों के अवशोषण में पित्त लवणों की मुख्य भूमिका होती है। किसकी? पित्त लवण, जो कि पित्त रस के अंदर उपस्थित होता है। पित्त लवणों के माध्यम से ये कोशिका के अंदर, लसिका कोशिका के अंदर विसरित हो जाते हैं, जिससे कि हमने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को आप ध्यान से समझें कि ये वसीय पदार्थ हैं जिसके चारों ओर पित्त लवण उपस्थित होते हैं, या ये कह सकते हैं जब वसीय पदार्थों का अवशोषण होता है उससे पहले पित्त लवण इसे चारों ओर से घेरकर एक जल में विलेसित गोलाकार रचना का निर्माण कर लेते हैं। उस गोलाकार रचना को हम बोलते हैं मिसेल। तो मिसेल का निर्माण कौन करेगा? वसीय पदार्थ प्लस पित्त लवण। तो पित्त लवण
वसीय पदार्थ को चारों ओर से घेर करके जल में विलेयशील एक गोलाकार रचना का निर्माण करते हैं, जो कि लगभग 3 से 6 माइक्रोमीटर व्यास की एक रचना है, जिसे बोलते हैं मिसेल। जैसे ही ये मिसेल वसीय पदार्थ को लेकर के कोशिका के रसांकुरों के संपर्क में आता है, वसीय पदार्थ के अणु मिसेल को छोड़ करके कोशिका के अंदर विसरित हो जाते हैं। कहां पर आगे? इस कोशिका के अंदर। जैसे कोशिका के अंदर आते हैं, कोशिका में उपस्थित अंतःप्रदवी जालिका से जुड़ करके एक ट्राइग्लिसरॉइड नामक रचना का निर्माण करते हैं। किसका? ट्राइग्लिसरॉइड का। ये जो ट्राइग्लिसरॉइड है, आगे चलकर इस ट्राइग्लिसरॉइड के चारों ओर एक प्रोटीन का आवरण बन जाता है। अतः ट्राइग्लिसरॉइड या वसीय अणु जिसके चारों प्रोटीन का आवरण होता है, इस गोलाकार रचना को हम कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या बोलते हैं इसको? काइलोमाइक्रोन, जो कि लगभग 0.1 से लेकर के 3.5 माइक्रोमीटर व्यास की रचना होती है। जैसे ये काइलोमाइक्रोन इस कोशिका के पश्च श्रेणी के पास पहुंचता है, बहिर्कोशिका लयन द्वारा, किसके द्वारा? बहिर्कोशिका लयन के द्वारा ये वसीय अणु इस काइलोमाइक्रोन से बाहर निकल करके कहाँ आते हैं? रक्त के अंदर। रक्त में सीधे ही न आकर के वहाँ उपस्थित लसिका कोशिका के साथ जुड़ जाते हैं और लसिका कोशिका के द्वारा ये लसिका वाहिनी और लसिका वाहिनी से सीधे ही हृदय में पहुँच करके रक्त में चले जाते हैं और हृदय के माध्यम से रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में इनका विसरण हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का अवशोषण सीधे रक्त में सक्रिय सोडियम सह अभिगमन विधि द्वारा होता है, जबकि वसीय अणुओं का जो अवशोषण है लसिका कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम ये कहते हैं कि पोषक पदार्थों का जो अवशोषण का जो टॉपिक है, अवशोषण का मतलब होता है आहारनाल की जो गुहा होती है, गुहा में बनने वाले पोषक पदार्थों का रसांकुरों के माध्यम से रक्त या लसिका कोशिका में पहुंचना क्या कहलाता है? पोषक पदार्थों का अवशोषण। अवशोषण के बाद ये सीधे हृदय में पहुंचते हैं, हृदय के बाद ये रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आता है वो होता है पोषक पदार्थों का स्वांगीकरण। क्या आता है? पोषक पदार्थों का स्वांगीकरण। हम ये जानते हैं जैसे ही प्रोटीन, जैसे ही एमिनो अम्ल रक्त में पहुंचते, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, इस एमिनो अम्ल की अधिकांश मात्रा का उपयोग प्रोटीन के निर्माण में कर लिया जाता है और प्रोटीन के द्वारा शरीर के अंग इनका विकास होता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक जो एमिनो एसिड है इसका क्या हो जाता है? विअमीनीकरण। क्या हो जाता है? विअमीनीकरण। और विअमीनीकरण के द्वारा क्या बनेगी? यूरिया, जिसे मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार ग्लूकोज, इसका सीधे पोषक पदार्थों के रूप में शरीर के विभिन्न अंगों में ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग कर लिया जाता है। वसीय पदार्थ, इन वसीय पदार्थों का उपयोग भी ऊर्जा के उत्पादन में कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना, ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। कहाँ पर? यकृत की कोशिकाओं में। तो आवश्यकता से अधिक पोषक पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों में संचित करना, यह कहलाता है पोषक पदार्थों का अवशोषण। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया।